इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चतरा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निजी अस्पतालों के साथ सहयोग कर स्वास्थ्य क्षेत्र को और भी मजबूत बनाएंगे और जहां स्वास्थ्य क्षेत्र का लगातार जो सफलता है उसमें भी तमाम सफलताएं स्वास्थ्य क्षेत्र को मिल रही हैं, जहां निजी दोनों क्षेत्रों का मिलकर काम करना जनता के लिए उन्नत और सुलभ सुविधाएं सेवाएं पहुंचाने के लिए बेहद ही आवश्यक है। देखिए, चतरा को हम एक मिशन के रूप में हम ले रहे हैं और आने वाले दिनों में चतरा में बहुत हेल्थ के सेक्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। आज उसी कड़ी में आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल है जो 60 बेड हॉस्पिटल है, इसका मैंने और यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को भी यहाँ आना था, वो भी आ रहे हैं। विधिवत हमने ओपनिंग किया है और मेरी मंशा यही है कि हर व्यक्ति तक हम पहुँचे, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम करें। तो उसी कड़ी में हमने कहा है कि इस राज्य में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उनको जो भी सहायता चाहिए मैं दूंगा। सरकारी तो हम खोल ही रहे हैं, जब प्राइवेट को भी हम अच्छा करना चाहते हैं। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है केवल नाम का नहीं होगा। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं खुद मॉनिटरिंग भी करूँगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी शिकायत मिलती थी कि अधिक पैसा ले लिया, लूट रहा है, ये मैं नहीं चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे धनबाद पहुंचे और जहां उन्होंने भू धंसाव और गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। जानकारी देते चले कि मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को तीव्र करने के निर्देश दिए और जहां उनकी ओर से कहा गया कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रतिबद्धता है। और जहां इसके साथ ही उन्होंने चेताया है कि जोखिम वाले क्षेत्रों में रहना खतरनाक हो सकता है और सभी को सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन हर संभव मदद प्रदान करने के लिए तत्पर है। भारत माता की, भारत। झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। दूसरा नंबर कि जहां विस्थापन का विषय है, यानी वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भू धसान हो रहा है। अगर किसी प्रकार का कल नुकसान होता है तब भी सरकार घेरी जाती है, भारत सरकार घेरी जाती है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं आम जनमानस से, जो लोग भी मेरे भाई बहन वहां बसे हुए हैं उनको भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा, ई बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जहां वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। तो वहीं आपको बताते चले कि उनके योगदान और सेवा के लिए लोगों ने उन्हें याद किया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राज्य विधानसभा लाया गया और जहाँ मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के समेत विधानसभा कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
खबर रांची से है, जहां उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्री एसआईआर के कार्यों पर समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओस पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों को जारी किया है। उनका कहना है कि सभी बीएलओ अपनी जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करें और काम में लापरवाही न बरतें। जहां उपायुक्त ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर सत्यापन और स्टिकर लगाने के कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचाना और कार्य में निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्री एसआईआर कार्य सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। खबर रांची से है, जहां राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिहा हो गए हैं। जहां आपको बताते चले कि रिहाई के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं जेल परिसर के बाहर माहौल सामान्य रहा। जेल से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आलमगीर आलम ने जमानत दिए जाने पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं उनका कहना है कि वे न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। और सर का जय होकर रहेगा। आज हम बेल पर आए हैं, न्यायालय का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारा ये दिक्कत बेल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है, मैं इस बात का ही कह सकते हैं कि आज क्या हम बताएं, लेकिन हमें जो विश्वास है जो सत्य का जीत होती है और होगी। खबर रांची से ही है, जहां राहुल गांधी के नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने से जुड़े ट्वीट पर राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनमें उन्हें बचना चाहिए। और जहां आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि खासकर कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनके जिम्मेदारी को देखते हुए उन्हें इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी बच्चे नहीं हैं, फिर भी उनका व्यवहार और बयान कई बार अप्रतिभ प्रतीत होते हैं। देखिए, राहुल गांधी कब क्या बोलता है और विपक्ष में होने के कारण जो नहीं बोलना चाहिए वो ही बातें बोलता है। अरे राहुल गांधी कोई बच्चा नहीं है, 55-56 साल का वो एक क्या बोलते हैं अबोध बालक की तरह बात करता है। नीट परीक्षा लीक हुआ है, रद्द हुआ है। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सीबीआई से जांच कराना शुरू कर दिया। अरे कांग्रेसी राज में तो लोग मांग करते रहते थे, लेकिन वो जांच नहीं कराते थे। अंतर यही है कि हमारे यहाँ कोई घटना घटती है तो उसकी जांच तुरंत शुरू हो जाती है और जांच का फलाफल भी निकलता है। उनके जमाना में तो राज राज ही रह जाता था। अंतर को समझना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी क्या बोलता है इस पर देश की जनता कोई ध्यान नहीं देती। देखिए, राहुल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनाधिकृत भवन नियमितीकरण की नियमावली को लागू करने के लिए रांची में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस पहल का उद्देश्य राज्य में मौजूदा अनियमित जो भी भवन है उनको एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत नियमित करना है, ताकि नागरिकों को कानूनी और प्रशासनिक राहत मिल सके। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री
सुदिव्य कुमार ने जानकारी दी है कि राज्य में लगभग 7 लाख अनियमित मकान हैं जो कि इस योजना के तहत नियमितीकरण का लाभ ले सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि यह कदम शहरी विकास को सुव्यवस्थित तो वहीं नागरिकों को पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार के हित और जनता के हित के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। हम लोगों ने नियमितीकरण को अर्थोपार्जन का रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया। पिछले प्रयास जो हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर नियमितीकरण के नाम पर इतना बड़ा शुल्क लादा गया था, जिस वजह से हम लोगों ने इस बार उसको मिनिमल किया कि वो न्यूनतम शुल्क हो, और न्यूनतम शुल्क भी अगर बड़ा हो जाता है तो उसको भी जमा करने के लिए हम लोगों ने 3 बराबर किस्तों में उनको मौका दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, जिनके नियमित होने की संभावना है, वो इस योजना का लाभ लें। और साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र जिसके नाम पर लोगों ने झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, कभी शहरी आबादी के बारे में गंभीर प्रयास और चिंतन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने समग्र झारखंड के स्वरूप में शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया, जहां हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रति लोगों का लगाव और बढ़ेगा। अब खबर गुमला से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी के रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां 1 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और जनता को मिर्गी के दौरे की पहचान, लक्षण और समय पर इलाज की जानकारी देना रहा। आपको जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में दिल्ली एम्स से आए न्यूरोलॉजिस्ट ने भी मिर्गी रोग के कारण, प्रकार और उपचार के तरीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इसके साथ ही साथ जिला कार्यक्रम में समन्वयक ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों को रोग के नियंत्रण और जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से चलाने के उपाय बताए। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान सवाल पूछकर जानकारी और स्पष्ट की और जहां कार्यक्रम से क्षेत्र में मिर्गी के प्रति समझ और सतर्कता बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। खबर रांची से है, जहां सीबीएसई कक्षा 12वीं में राष्ट्रीय टॉपर भव्या रंजन ने 99.8% अंक हासिल कर शहर का नाम रोशन कर दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि उनकी इस उपलब्धि से शिक्षा जगत में खुशी की लहर है, तो वहीं उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जहां भव्या की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और निरंतर अध्ययन का परिणाम बताई जा रही है। जहां भव्या रंजन ने यह जानकारी दी है कि उनका लक्ष्य सिविल सेवाओं की तैयारी करना है और आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। उनका यह भी कहना है कि वह समाज सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर देश के लिए योगदान देना चाहती हैं और उनकी इस उपलब्धि ने अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया है। और मैंने 99.8% स्कोर किया क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम्स ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स स्ट्रीम में। क्या क्या सब्जेक्ट थे? मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग एंड फिजिकल एजुकेशन। आज जब आपने नेशनल रिकॉर्ड हासिल किया है तो कैसी अनुभूति हो रही है? काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। लग रहा है कि मेरे सारे एफर्ट्स, मेहनत रंग लाए हैं। मैंने जो साल भर किया उसका परिणाम मुझे मिला है फाइनली। ह्यूमैनिटीज को ही क्यों चुना? स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने मुझे इस बात पे पूछा था कि क्वेश्चन किया था कि साइंस क्यों नहीं लिया, लेकिन मेरा हमेशा से शुरुआत से इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की तरफ था। ऐसा नहीं कि मुझे साइंस से डर था या कुछ था, क्योंकि मेरे अच्छे स्कोर्स आए थे क्लास 10th में भी, तो मुझे जिस तरफ इंटरेस्ट था, जिस तरफ रुचि थी, मैंने उसी को परस्यू किया आगे। एज ए टीचर, एज अ पेरेंट, एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और अनबिलीवेबल विश्वास करना मुश्किल हो रही थी जब रिज़ल्ट सामने आया।
पहला एक्सप्रेशन क्या था भाव्या का जब वो रिजल्ट आया, नेशनल टॉपर बनी? तो जैसे उसने अपना रिजल्ट देखा वो मुझे कॉल की कि ममा आई हैव स्कोर 99.8। तो मैंने तो बिलीव नहीं किया, हमने नहीं झूठ बोल रहे हो, तो बोले नहीं ममा। फिर उसने मुझे रिजल्ट भेजी और मुझे भी देख के हैरानी हुई, बट फाइनली अचीव्ड हर गोल। भाव्या के बारे में बताएं कि भाव्या शुरू से पढ़ने में कैसी थी? भाव्या शुरू से पढ़ने में अच्छी रही है। थ्रू आउट हर एकेडमिक करियर उसने हमेशा फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक ही होल्ड किया अपने पूरे करियर में, स्कूलिंग करियर में। एंड शी हैड बीन एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। क्लास 10 में भी उसने 96.7 स्कोर किया था, इट इज़ इक्वल टू 97%। एंड फाइनली आज उसने 99.8% स्कोर किया है। बहुत धन्यवाद। ये अनुभूति एक्सप्रेशन के बियॉन्ड है और काफ़ी इमोशनल भी है। ये बहुत वर्षों का हमारा मेहनत है जो आज के दिन रंग लाया है। हमने एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखा था कि भव्या विल डेफिनेटली इमर्ज एज द नेशनल टॉपर। हालांकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था, बट आई हैड दैट कन्विक्शन दैट शी इज़ गोइंग टू रियली अचीव द हाईएस्ट मार्क्स इन द कंट्री। तो ये मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग है और ये विज़न है, लॉन्ग टर्म विज़न जो हमारे चेयरमैन सर हैं डॉक्टर SBP मेहता, जिस विज़न के साथ उन्होंने स्थापित किया हमारे ये स्कूल को 30 वर्षों पहले, वो आज पूरी तरीके से इट हैज़ बीन रियलाइज्ड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने PLFI के हाई कोर उग्रवादी राजेश महतो को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और 3 मोबाइल फोन को बरामद किया गया। और जहां पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि राजेश महतो कई वर्षों से उग्रवाद से जुड़ा हुआ था और इलाके में असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहा। और जहां पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए भी पुलिस की ओर से लगातार तलाशी की जा रही है। 26 को हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम राजेश यादव उर्फ राजेश महतो और मोहन कुमार भी उसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे केसेस में वांछित था, जिसकी की सक्रिय भूमिका आजकल हम लोग देख रहे थे कि PLFI से रिलेटेड जो भी यहाँ पे केसेस रजिस्टर हो रहे थे उसमें उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी। जो कुछ दिन पूर्व कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि 2 हम लोग के रोड रोलर्स एक व्यक्ति के जलाए गए थे, उसमें भी उसकी भूमिका सामने आ रही थी। उसके पहले तोरपा थाना कांड संख्या 1926 जिसमें एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग हुआ था, उसमें भी उसका नाम आ रहा था सामने। इसके अलावा जिन लड़कों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था वेरियस केसेस में, जिसमें कि PLFI के इन्वॉल्वमेंट का हम लोग को शक था और उनका प्रमाण मिला था, उन सब केसेस में भी इस व्यक्ति की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। खबर गिरिडीह जिले से है, जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार करा है जो कि साइबर अपराध में संलिप्त थे। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने इस पर जानकारी दी है कि आरोपी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगने का काम करता था। प्राप्त हुई थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बसनबाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा लोगों को APK फाइल भेज करके और कई माध्यम से ठगी की जा रही है। और इसको लेकर के DSP साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और जब छापामारी किया गया कोलरिया जंगल में, तो वहाँ से 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। और ये लोग APK फाइल्स भेज करके कई तरह का गैस से रिलेटेड या चालान से रिलेटेड भेजते थे और जिसको लेकर के किसी को भेज करके वो ठगी करते थे। इसमें कांड दर्ज किया गया है और इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो महेंद्र कुमार मंडल, कृष्णा मंडल, ईश्वर मंडल, पंकज कुमार, बिशनपुर का रहने वाला राजेश कुमार मंडल और आदित्य कुमार मंडल, इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।